सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और हेल्थ भी आप लोगों की बढ़िया होगी। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाम से ही इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो तीनों को इंडिविजुअली हम लोग समझेंगे कहाँ पे किस जगह पे ये टर्म्स यूज़ होते हैं। जनरली ये कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ होते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही इनको हम समझने की कोशिश करेंगे और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऊपर मैंने नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कुड हैव के बारे में। अब ये कुड हैव के जो बेसिकली 3-4 यूजेस हैं, तो हम सबको समझेंगे कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कुड हैव प्लस V3। सबसे पहला पॉइंट, ये कहाँ यूज़ होता है। इसका जो मतलब होता है, समथिंग वॉज पॉसिबल इन द पास्ट और यू हैड द एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट बट यू डिड नॉट डू इट। क्या कहा मैंने? कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पास्ट में पॉसिबल थी, संभव थी और आप सक्षम भी थे उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन आपने वो चीज़ की नहीं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पॉसिबल थी पास्ट के अंदर और आप सक्षम भी थे उस चीज़ को करने में, लेकिन आपने वो चीज़ की नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आई कुड हैव स्टेड अप लेट बट आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। अब उसने बोला आई कुड हैव स्टेड अप लेट, मतलब मैं रात तक लेट जाग सकता था, बट आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली, लेकिन मैं जल्दी सोने चला गया। कहने का मतलब रात को लेट तक जागना संभव था। हाँ जी, संभव था। कोई चीज़ पॉसिबल थी पास्ट के अंदर। हाँ जी, पॉसिबल थी। आपके अंदर एबिलिटी भी थी उसको करने की, मतलब जागने की आपके अंदर एबिलिटी भी थी। आप जाग भी सकते थे, आप फ़ोन चला सकते थे, उसमें इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक कुछ भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं किया। बट यू डिड नॉट डू इट। आपने क्या डिसाइड किया? आपने बेड पे जाना, आपने सोना डिसाइड किया। तो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पॉसिबल थी और आप सक्षम भी थे उस चीज़ को करने में, लेकिन आपने की नहीं, तब हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सबसे ज़्यादा यही वाला इसका यूसेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा दे कुड हैव वोन द रेस बट दे डिड नॉट ट्राई हार्ड इनफ। मतलब वो जीत सकते थे रेस को, ये चीज़ पॉसिबल थी, जीत सकते थे और उनके अंदर वो सक्षम भी थे, उनके अंदर वो पोटेंशियल था जीतने का, लेकिन उन्होंने मेहनत ही नहीं की। दे डिड नॉट ट्राई हार्ड इनफ, वो चीज़ हुई नहीं। फिर द बॉयज कुड हैव रन अवे फ्रॉम द बुलीज। बुलीज मतलब जो छेड़छाड़ करने वाले। ठीक है, तो जो लड़का है वो बुलीज से भाग सकता था, ये चीज़ पॉसिबल थी और लड़का भागने में सक्षम भी था, लेकिन वो नहीं भागा। बट ही डिसाइडेड टू कन्फ्रंट दम। कन्फ्रंट का मतलब होता है आमना सामना करना। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ पॉसिबल थी और आपके अंदर उसको करने का पोटेंशियल भी था, लेकिन आपने की नहीं, तब हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जनरली बोलते हैं आई कुड हैव डन दैट, आई कुड हैव डन दिस, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सेकेंड जो इसका यूसेज है उसके बारे में बात करते हैं। समथिंग वॉजेंट पॉसिबल इन द पास्ट इवन इफ यू हैड वॉन्टेड टू डू इट। क्या कहा? उससे बिल्कुल विपरीत है मीनिंग, ध्यान से समझिएगा। कोई चीज़ पॉसिबल थी ही नहीं पास्ट में। जब भी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है पास्ट के अंदर, चाहे आप उसे करना भी चाहते हैं ना, तब भी वो पॉसिबल नहीं थी, वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। एग्जाम्पल के तौर पे उसने बोला आई कुड नॉट हैव अराइव्ड एनी अर्लियर, कि मैं जल्दी पहुंच ही नहीं सकता था। देयर वॉज अ टेरेबल ट्रैफिक जाम, बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। अब उसने कहा कि कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का वहाँ यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल थी ही नहीं पास्ट में, भले आप करना ही क्यों ना चाहते हो। अब आपके आगे गाड़ियाँ लगी पड़ी है ट्रैफिक जैम के अंदर, आपका भले ही मन कर रहा हो कि आप जल्दी पहुंच जाए, लेकिन आप पहुंच ही नहीं सकते। आपके लिए इम्पॉसिबल है ये चीज़। जब तक आगे का ट्रैफिक नहीं खुलेगा आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप वहाँ नहीं, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पर अराइव नहीं हो पाएंगे। यस और नो? तो आई कुड नॉट हैव अराइव्ड एनी अर्लियर, मैं जल्दी आ ही नहीं सकता था क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल थी ही नहीं, पॉसिबल थी नहीं। भले मैं चाहता, इवन इफ़ यू हैड वॉन्टेड टू डिड, भले आप जल्दी पहुंचना चाहते थे फिर भी आप नहीं पहुंच सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई कुड नॉट हैव पास द एग्जाम, आई कुड नॉट हैव पास द एग्जाम इवन इफ ही कुड नॉट हैव पास द एग्जाम इवन इफ ही हैड स्टडीड हार्डर। मतलब वो पास कर ही नहीं सकता था एग्जाम को, पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए। भले वो मेहनत भी करता तब भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था। वो मेहनत भी करता तब भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। कोई चीज़ पॉसिबल थी नहीं, भले आप कुछ करना भी चाहते हो तब भी पॉसिबल थी ही नहीं वो चीज़। आप एफर्ट भी लगाएंगे लेकिन पॉसिबल थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था। तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोनों मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। इसका एक और मीनिंग होता है जब हम गेस करते हैं।
व्हेन वी वांट टू मेक अ गेस अबाउट समथिंग, जब हम तुक्का लगाते हैं कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, है ना, पास्ट के अंदर जनरली। व्हेन वी वांट टू मेक अ गेस अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, कि पास्ट में ये हो सकता था, वो हो सकता था, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और उस टाइम पे हमको पता नहीं होता जो हम गेस कर रहे हैं वो बात सही भी है या नहीं है, बस हम गेस कर रहे होते हैं, बस जस्ट अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं कि हाँ ये हो सकता था और वो हो सकता था। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप चल रहे हैं अभी, ठीक है, और आगे गड्ढा है और आपने देखा नहीं, और मैंने एकदम से बोला आई यू आउट ऑफ योर माइंड, आई यू आउट ऑफ, क्या मतलब दिमाग कहीं और है क्या? यू कुड हैव क्रैश्ड इनटू दैट वॉल, मतलब आप दीवार में भिड़ सकते थे, आप दीवार में जाके लग सकते थे। तो मैंने कहा यू कुड हैव क्रैश्ड इनटू दैट वॉल, मतलब यहाँ पे मैं अपना एक जस्ट गेस बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता था, वो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, मतलब वो दीवार से भिड़ भी सकता था, नहीं भी भिड़ सकता था, लेकिन मैं जस्ट एक ओपिनियन दे रहा हूँ। तो व्हेन वी वांट टू मेक अ गेस अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, है ना, कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, ऐसा हो सकता था, कोई लग सकती थी, चोट लग सकती थी, गिर सकता था, तब भी हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें पता नहीं है जो हम बात कह रहे हैं वो सही है, ये गलत है, हम बस जस्ट अपना ओपिनियन देते हैं कि हाँ ये हो सकता था, येस और नो। जैसे मैंने कहा आई यू क्रेजी, वी कुड हैव गॉटन इनटू एन एक्सीडेंट, मान लो कोई गाड़ी तेज चला रहा है, लेट्स से, ठीक है, और गाड़ी बहुत तेज चलाई और घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मैं साथ में बैठा था गाड़ी में और मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया और घर पहुंचने के बाद मैंने बोला आई यू क्रेजी, वी कुड हैव गॉटन इनटू एन एक्सीडेंट, हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, हुआ नहीं, मैं जस्ट एक पास्ट में कोई चीज़ गेस कर रहा हूँ कि ये हो सकती थी। वी कुड हैव गॉटन इनटू एन एक्सीडेंट, हो सकता था, येस और नो। तो जब हम गेस की बात करते हैं तब भी कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं। 3 यूसेज बताए मैंने, फटाफट से देखेंगे। पहला बताया कोई चीज़ पॉसिबल थी पास्ट में और आप सक्षम भी थे उसको करने में, लेकिन आपने नहीं की, तो वहाँ यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा यूसेज था कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं थी, चाहे भले आप उसे करना भी चाहते हो, वो इम्पॉसिबल थी, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और लास्ट पॉइंट था जब हम गेस करते हैं तब भी हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, तूने ये क्यों किया, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर, ठीक है। तो आपको बस एक बार रिवाइज करना है तीनों को अपने आप ही, ये जैसे जैसे आप इनको यूज़ करते रहेंगे, खुद से सेंटेंसेस बनाते रहेंगे, तो आपके दिमाग में, आपकी ज़ुबान पे ये चढ़ जाएंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन आपको इनसे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, खुद से इमेजिन कीजिएगा सिचुएशंस को, और कुड हैव प्लस V3 का यूज़ करके तीनों पॉसिबिलिटीज़ से कम 5-5 सेंटेंसेस बनाइएगा अपनी नोटबुक के अंदर, और हो सके तो कॉमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं, है ना। और अगर कुछ गलत होगा तो डेफिनेटली मैं उसे सही करूँगा और आपको बताऊँगा क्या गलत है क्या सही है ना। अगली हम बात करते हैं शुड हैव के बारे में। ये बहुत आसान है, सबसे मुश्किल वैसे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही था, लेकिन शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा आसान है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये कहना होता है कि यार मुझे ये करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं, मुझे ये करना चाहिए था, आई शुड हैव डन दैट, है ना, आई शुड हैव गोन देयर, मुझे ये करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। जैसे शुड हैव मीन्स दैट समथिंग डिड नॉट हैपन, बट एक्सक्यूज मी, शुड हैव मीन्स दैट समथिंग, अब जैसे मैंने एक्सक्यूज मी बोला आपके आगे, जैसे आपने देखा होगा कभी कोई छींक मारता है या फिर कुछ भी XYZ कोई भी एक्शन करता है जो कि ऑकवर्ड होता है सोशल सिचुएशन के अंदर, लोग जनरली बोलते हैं सॉरी बोलते हैं, लेकिन मैंने एक्सक्यूज मी बोला, ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि जैसे मान लो मैंने छींक मारी लेट से, ठीक है, तो क्या छींक मैंने जानबूझ के मारी? नहीं मारी। अभी एकदम से गले में मेरे अटक गया कुछ, क्या वो मैंने जानबूझ के किया? नहीं किया। ये सारी चीज़ें अनइंटेंशनली होती हैं, मतलब इनवॉलेंट्री होती है, आप नहीं चाहते थे तब भी हो गई, और हम इसके लिए सॉरी बोल देते हैं जबकि गलत है। सॉरी हम तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई चीज़ जानबूझ के की हो, वो आपकी गलती हो, तब हम बोलते हैं सॉरी, लेकिन ये आपने जानबूझ के नहीं की। आप छींक मारते हैं, आप स्नीज़ करते हैं, आप जानबूझ के नहीं करते। अभी गले में मेरे अटका, हमने जानबूझ के नहीं किया, है ना, हो गया ये अचानक से, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। ये हमारे टीचर ने बहुत पहले हमको बताया था जब मैं बहुत छोटा था, मतलब 6-7 क्लास की बात है, और अब तक ये बात एकदम से ऐसे स्ट्राइक कर रखी है, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो शेयर करने का मन करता है इस वाले एक्सपीरियंस को। तो आई होप आप भी अगली टाइम एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करेंगे, सॉरी का नहीं, ठीक है। खैर, वैसे तो कई लोग तो करते ही नहीं ऐसे करके इतने बड़े डकार ले लेंगे, अंगड़ाई ले लेंगे, कुछ नहीं, सामने कोई बैठा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। चलो खैर, लेकिन स्टिल एटिकेट्स बाहर तो कहीं होने ही चाहिए ऑफ कोर्स। तो क्या बात चल रही थी हमारी, हाँ,
Should have means that something did not happen but we wish it had happened. We use should have to talk about past mistake. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ नहीं हुई होती है लेकिन हम चाहते थे कि यार वो हुई होती. We use should have to talk about past mistake कि काश हुई होती यार, करनी चाहिए थे, क्यों नहीं की. समझ में आया? करना चाहिए था बेसिकली ये इसकी हिंदी होती है, लिख लीजिएगा. जैसे मैंने कहा आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, मुझे यार पढ़ाई करनी चाहिए थी. जैसे इसका मतलब क्या, आई डिड नॉट स्टडी वेरी हार्ड सो आई फेल्ड द एग्जाम, आई एम सॉरी अबाउट नाउ. मैं फेल हो गया हूँ एग्जामिनेशन के अंदर, अब मन में आ रहा है यार पढ़ना चाहिए था, यार मम्मी पापा की बातें सुन लेनी चाहिए थी, यार फेसबुक इंस्टा नहीं चलाना चाहिए था, यार वो टिकटॉक पे टिकटॉक तो बैन है, इंस्टा पे रील नहीं बनानी चाहिए थी. ये रिग्रेट कर रहे हैं ना पास्ट में, ये सुनो ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तब हम यूज़ करते हैं शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हाँ कि ना. आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच केक, मुझे केक नहीं खाना चाहिए था. खा लिया होगा बहुत ज़्यादा, बोला होगा नहीं खाऊंगा, अपने डाइटिंग को मेंटेन करूंगा. यस और नो. आई डिड ईट अ लॉट ऑफ केक एंड नाउ आई डू नॉट फील गुड, खा लिया अब नहीं खाना चाहिए था. शुड नॉट हैव ईटन. यू शुड हैव आस्क्ड माई परमिशन बिफोर यू यूज माई कंप्यूटर, आपको परमिशन लेनी चाहिए थी यूज़ करने से पहले, अब मैं बहुत गुस्सा हूँ तो आपने नहीं लिया, आपको परमिशन लेनी चाहिए थी. कोई काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तब हम यूज़ करते हैं शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या शुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगला हम बात करते हैं वुड. शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी सेंटेंस बनाने आपने ध्यान रखिएगा. अगला है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये भी बहुत आसान है. इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम पास्ट में किसी रिजल्ट को इमेजिन करते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम पास्ट में किसी रिजल्ट को इमेजिन करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा कर दिया होता, अगर मुझे ये चीज़ पता होती तो मैंने ऐसा कर दिया होता, ऐसा कर दिया होता, वैसा कर दिया होता, यहाँ चला गया होता, वहाँ चला गया होता. ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा इफ़ आई हैड हैड इनफ मनी आई वुड हैव बॉट अ कार, अगर मेरे पास इतना सारा पैसा होता तो मैंने गाड़ी खरीद ली होती. आई वुड हैव बॉट अ कार. समझ में आ रहा है ये पॉइंट कैसे यूज़ हो रहा है. अगर ऐसा होता तो ऐसा कर दिया होता. रिजल्ट को इमेजिन कर रहे हैं, जब भी रिजल्ट को इमेजिन कर रहे हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. इफ़ वी हैड अराइव्ड अर्लियर वी वुड हैव कॉट आवर फ्लाइट, अगर हम जल्दी पहुंच गए होते तो हमने फ़्लाइट पकड़ ली होती, लेकिन हम जल्दी नहीं पहुंचे, हमने फ़्लाइट नहीं पकड़ी. मैं बस रिजल्ट को इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर जल्दी पहुंच गए होते तो फ्लाइट को पकड़ लिया होता, लेकिन नहीं पकड़ा. मैं बस पास्ट के रिजल्ट को इमेजिन कर रहा हूँ. जब भी पास्ट के रिजल्ट को इमेजिन करते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. अगर इफ़ आई हैड ब्रॉट माई अम्ब्रेला आई वुड नॉट हैव गॉट वेट इन दी रेन, अगर मैं लेके आया होता छाता तो इतना नहीं भीगा होता. तो वो ऑफकोर्स छाता नहीं लेके आया होगा और वो भीग गया होगा, तो तभी तो बोल रहा अगर लाया होता तो नहीं भीगा होता. पास्ट के रिजल्ट को इमेजिन कर रहा हूँ. पास्ट के रिजल्ट को इमेजिन करते हैं तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. इसका यूज़ बिना आप इफ़ वाले सेंटेंस के भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इफ़ वाले सेंटेंस के साथ ही हम करेंगे. कुछ बच्चे हो सकता है ये हैड में कंफ्यूज हो जाए, तो वैसे हैड और हैड का कॉन्सेप्ट मैंने वर्ब की क्लास में काफ़ी डिटेल में बताया है आपको. आप देखना चाहें तो वर्ब की क्लास को रेफर कर सकते हैं. ठीक है. वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मैंने कहा बिना इफ़ के भी यूज़ होता है. वही सेम मीनिंग है, ऐसा कर दिया होता, वैसा कर दिया होता, मीनिंग सेम है, लेकिन बिना इफ़ स्ट्रक्चर के भी यूज़ होता है. इफ़ वाला नहीं भी आएगा तब भी चलता है. यस और नो. जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड यू आई डिड नॉट नो यू नीडिड हेल्प, मैंने तुम्हारी मदद की होती लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मदद चाहिए. मैंने मदद की होती, वही सेम बात. पास्ट के रिजल्ट को इमेजिन कर रहे हैं. आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें कॉल की होती बट आई डिड नॉट नो योर नंबर, मुझे नंबर पता ही नहीं था. मैंने ये काम किया होता लेकिन मुझे नहीं पता था. मैंने तुम्हें बता दिया होता लेकिन मुझे नहीं पता था, या मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी वरना मैंने तुम्हें दे दी होती. तो ये कर दिया होता, वो हो गया होता, ऐसा खा लिया होता, पी लिया होता, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. उम्मीद करता हूँ कि तीनों में आपको अब क्रिस्टल क्लियर चीज़ें समझ में आ गई होंगी. आपके सामने कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो गई होगी. सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा. चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए. इस क्लास की मैं PDF आपको वहाँ पे दे दूँगा और हर एक से आपने कमेंट में आपने बनाने हैं सेंटेंसेस और ईमानदारी से आपने पोस्ट करना है कमेंट को. ठीक है. मैं पढ़ूंगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और. अगर आपको इस टाइप की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं ताकि मुझे समझ में आए कि आप किस किस टॉपिक के ऊपर डिफरेंसेस को जानना चाहते हैं. मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार. गुड बाय. एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को और देनी है.
जिन बच्चों को इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको बेसिक से लेकर एडवांस तक अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना है, उसके बाद उनको एडिकेट प्रैक्टिस भी करनी है, इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस पे भी मुझसे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी मेरे अनअकैडमी पे इंग्लिश के कोर्सेज चलते हैं। मैं बैंक एग्जामिनेशन के लिए टीच करता हूँ, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, SBI क्लर्क के लिए, PO के लिए, IBPS क्लर्क के लिए, PO के लिए, RBI के लिए, RRB के लिए, आप किसी भी बैंक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे वहाँ पे आप कोर्सेज देख सकते हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कोर्स है जो आपके सामने है, इसके कंटेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली डील करते हैं, बेसिक से एडवांस तक। उसके बाद फिर हम इनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जो दूसरे बैचेस चलते हैं मेरे, वो लेवल अप बैचेस के नाम से चलते हैं। मतलब अनअकैडमी प्लस पे पढ़ने के लिए आप ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे बैचेस देखेंगे, सिर्फ एक बैच देखेंगे, नहीं, आप मेरे सारे बैचेस देख सकते हैं। तो बेसिकली एक बैच में ये पढ़ाता हूँ और एक बैच ये पढ़ाता हूँ, जिसमें कंटेंट मैं लगातार अपडेट करता रहता हूँ। लेवल अप बैचेस में तो लगातार कंटेंट आपका अपडेट होता है, जिसमें टॉपिक का हम लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फ्रेज रिप्लेसमेंट है तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे फिलर्स, सेंटेंस एरर्स, मिसलेनियस, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, न्यू पैटर्न। लेवल 1 मतलब क्लर्क प्री वाला लेवल होता है आपका, लेवल 2 मतलब PO प्री वाला होता है, लेवल 3 आपका क्लर्क मेंस वाला लेवल होता है और लेवल 4 आपका PO मेंस वाला होता है। तो इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए हैं, क्योंकि 30% आपका कॉन्सेप्ट रहता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये 30% इनका वेटेज होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, उस पर बने क्वेश्चंस पूछता है। तो वो है आपका ये प्रैक्टिस वाले कोर्सेज, ठीक है। तो आप अनअकैडमी प्लस जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप सब कुछ देख पाएंगे। जैसे ये प्रैक्टिस कोर्सेज है, इनकी वेटेज 70% रहती है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी से ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो अनअकैडमी प्लस पे आप मेरे सारे कोर्सेज देख पाएंगे। अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने के लिए आप जानते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है या इंडिविजुअल कोर्स नहीं है, कोई इंग्लिश का कोर्स नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है, 6 महीने का रहता है, 12 महीने का, 24 महीने का, जितने भी महीने का लेते हैं उसके अंदर आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं मेरे सारे कोर्सेज का। अपकमिंग कोर्सेज जो आने वाले हैं, जो चल रहे हैं और जो मैंने कंप्लीट कर दी हैं, सबका एक्सेस आप लोग ले सकते हैं, जितने मैंने पढ़ा भी दी हैं। और सिर्फ इंग्लिश नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जो मेरे कोर्सेज मैंने आपको जनरली बताए, इस टाइप के कोर्सेज चलते हैं। इसमें कंटेंट अपडेट होता रहता है, डिस्क्रिप्टिव भी आता रहता है। जैसे 25 तारीख से भी लेवल अप आ रहा है आपका 2.0, इसका पार्ट आ रहा है हमारा। तो इसमें RC, क्लोज, पैराजम्बल, लेंथी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग आ सकते हैं। लाइव क्लासेस चलती हैं डेली, ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपको, अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, नंबर से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बैंक एग्जाम गोल सेलेक्ट कर लेना, गोल मत गलत सेलेक्ट करना। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे आपने क्लिक करना है। आपने ड्यूरेशन चूज़ करनी है, 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने। रिकमेंडेड 12 महीने का रहता है। प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, मेंस की करनी है, डिस्क्रिप्टिव का करना है, बाकी सारे कोर्सेज भी करने हैं, तो रिकमेंडेड रहता है। 6500 रुपये का बढ़ता है ये। लेकिन अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं T555, आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यही 12 महीने वाला 5850 का हो जाता है। आपको यहाँ पे रेफरल कोड अप्लाई करना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। T555 रेफरल कोड है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग प्रोसीड करके मेरे जितने भी कोर्सेज हैं एक्सेस कर सकते हैं। तो 25 तारीख से अभी लेवल अप का पार्ट शुरू हो रहा है, आप लोग देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। और साथ साथ मेरे पुराने कोर्सेज की रिकॉर्डिंग और आने वाले कोर्सेज भी आप लोग देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।